चल देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पिछले साल जो था उसी वीडियो पे अभी तक आपको पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि पिछले साल जो था इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी थे वो एक ही वीडियो से समझ लेते थे, और आप लोग हो सकता है ज़्यादा इंग्लिश समझते हो, इस कारण से कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सर हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इस कारण से फिर से इंग्लिश मीडियम का वीडियो जो है वो अलग से बना के आप लोग को दिया जाएगा। ये जब तक मॉडर्न फिजिक्स से 17 से 18 क्लास का है, जैसा कि आप हिंदी वाले में मतलब जो पहले से वीडियो बना हो उसमें देख सकते हैं। 18 क्लास तक आप जो है वो ही यूट्यूब पे ही पढ़िएगा, उसके बाद लाइव वगैरह होगा या तो जियो मीट पे या जूम वाले पे, ठीक है। तो दोनों में से किसी पे यह एक अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, जस्ट फील द फिजिक्स। अगर गूगल प्ले पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा, उस पर अपना नाम सही बिल्कुल इनरोल कीजिएगा और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डाल लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करके उस पर एप्लीकेशन पे। ऐसे फ़िलहाल अभी यूट्यूब पे ही मॉडर्न फिजिक्स का पूरा क्लास होगा, उसके आगे फिर देखेंगे जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हुआ उसके आगे का। पीछे वाला जो भी वीडियो जिनको भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे उसमें इंग्लिश भी बोला हुआ है। अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत ध्यान से पहले ही बोले थे कि पहले आप जो पेज मिलता है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप वीडियो देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है आप लोग सीधे वीडियो देखना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण से आपको समझने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो जब तक ये मॉडर्न फिजिक्स वाला है चैप्टर, और ये चैप्टर स्टार्ट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल थ्योरी है, समझने वाला बहुत कम उस तरह का होगा वहाँ पे, उसमें बिल्कुल लिखने वाला है। और थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें कुछ भी याद करने वगैरह या फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। पीछे भी अगर पढ़े होंगे आप तो एक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यूज होता है, फिर आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो यूज होता है, यही सब यूज होता है। इसमें फॉर्मूला बिल्कुल कम है, इसी कारण से ये स्टार्ट करते हैं। हमेशा पिछले लॉकडाउन में भी मतलब पिछले साल भी इसी कारण से स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक है आपका वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कैसे बना होता है एटम, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर या ए मैटर इज एटम, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वी ऑल नो दैट all the matter is made up of atom, which is a smallest particle of any matter, and atom forms the molecule। यानी कि मैटर जो है वो बना होता है किसका, एटम का, और जो एटम होता है वही बनाता है किसको, मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक थ्योरी दिया गया है जिसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी मतलब हुआ चल देखिए 1804 में जॉन डाल्टन जो है एक थ्योरी दी है एटम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि ऐसा एक थ्योरी था जो रिलेटेड था किसके, एटम के स्ट्रक्चर से। उस थ्योरी को बोलते हैं कौन सा थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। इसमें जो सबसे पहला था थ्योरी में 5 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज क्या, एटम, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का उसको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जो सेम एलिमेंट मतलब समझते हैं, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, कार्बन तो कार्बन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, जो भी होगा सेम एलिमेंट जो भी है उसके मैटर का जो एटम होता है वो सेम होता है, मतलब उसका साइज या शेप जो भी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जबकि अगर डिफरेंट एटम होगा तो उसका साइज और शेप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। दूसरा ये था कि जो सेम एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है वो सेम होता है,
मतलब शेप और साइज़ में, जबकि उस अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसका शेप और साइज़ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि जब हम कंबाइन कर देते हैं 2 और मोर एटम को, अगर O है सिर्फ तो ये क्या है एटम, और यही अगर O2 होगा तो क्या होगा मॉलिक्यूल। उसी तरह N है N2 है तो ये सब क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। ये एटम है और ये क्या है मॉलिक्यूल। तो जब हम कंबाइन कर देते हैं एटम को 2 और मोर एटम को तो वही क्या कहलाता है मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। अब सेम जो अगले पॉइंट होगा कि सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम होता है, जबकि डिफरेंट एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी, जैसे कि एटम में पीछे अभी आप पढ़े कि जो सेम ये क्या बोलते हैं जो सेम मैटर होता है उसका जो एटम होता है वो सेम होता है, सेम किस में शेप और साइज में। उसी तरह का अगर सेम एटम का मतलब क्या बोलते हैं सेम मैटर का अगर होगा मॉलिक्यूल, तो क्योंकि एटम सेम है तो एटम ही तो बनाता है किसको मॉलिक्यूल को। तो जब एटम सेम है इस कारण से मॉलिक्यूल भी दोनों का क्या होगा सेम होगा। जब तक सेम रहेगा मैटर तब तक, अगर डिफरेंट मैटर हो गया तो एटम का शेप और साइज भी डिफरेंट हो जाएगा और मॉलिक्यूल का भी शेप और साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। जबकि जब तक सेम है तब तक दोनों जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। और किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। इंटीजर समझते होंगे आप, पहले भी पढ़ चुके होंगे चार्ज कंजर्वेशन वाले में, याद कीजिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब पढ़े होंगे तो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, ऐसा लिखते होंगे। इंटीग्रल मतलब हुआ पूरा का पूरा कोई अंक, एक अगर है तो उसके बाद 2, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बना होता है वो एटम के पूरे पूरे अंक से, मतलब एक के बाद कभी 1.5 नहीं होगा, 1 के बाद सीधे कितना होगा 2 होगा, 2 के बाद सीधे कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बीच में कभी भी पॉइंट वाला या जो फ्रैक्शन होता है उस टाइप में कभी भी जो है मॉलिक्यूल में एटम का नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो 5वां पॉइंट था, ऐसे कॉपी जो आपको मतलब पेज मिला होगा उसमें ये 5वां पॉइंट लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें जोड़ लीजिएगा कि एटम जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही है 5 पॉइंट एटॉमिक थ्योरी का। सबसे पहला कि किसी भी एटम का, ये क्या बोलते हैं, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है एटम कहलाता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज़ नोन एज एटम, ठीक। दूसरा था कि सेम एलिमेंट का जो एटम होता है उसका शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है सेम होता है और इक्वल होता है, जब तक सेम रहेगा तब तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई डिफरेंट एटम हो जाए, ये डिफरेंट मैटर हो जाएगा तो उसका जो शेप और साइज होगा वो भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। तीसरा होता है कि जब हम 2 और मतलब 2 और मोर एटम को कंबाइन कर देते हैं तो उससे जो मिक्स होके बनता है, कम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल में जो है वो नंबर ऑफ एटम जो होता है बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पूरा का पूरा कोई इंटीजर होगा, इंटीजर समझते होंगे आप, मतलब 1 के बाद 2 सीधे, 2 के बाद सीधे 3 के बाद सीधे 4 के बाद सीधे 5, इस तरह का, ठीक है। और जो अगला पॉइंट था चौथा वो ये है कि जब तक सेम मैटर होगा तब तक एटम सेम था शेप और साइज में, तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा सेम होगा शेप और साइज में, ठीक है। जबकि अगर डिफरेंट हो गया मैटर तो उसका एटम भी डिफरेंट हो जाएगा शेप और साइज में, तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा शेप और साइज में। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट था 5वां पॉइंट था वो ये है कि जो होगा एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये 5 पॉइंट था। और इसको बोलते हैं हम कौन सा थ्योरी एटॉमिक थ्योरी, जो दिया गया है किनके द्वारा जॉन डाल्टन के द्वारा 1804 में, 1804 में हो गया। तो ये था एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद जो अगला है वो है थॉमसन्स मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए इसको सीधे समझ। अब इसी एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे 1904 में जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया
On the basis of atomic theory, in 1904, scientist J.J. Thomson has represented a model which is known as Thomson atomic model और Thomson's model। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में ये है, समझिए बिल्कुल, कि जो एटम होता है वो एक इलास्टिक स्फीयर, इलास्टिक समझते होंगे, रबर, इलास्टिक मतलब रबर टाइप का, जिसको आप खींच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह, या स्प्रिंग जो होता है वो, तो जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो क्या है, एक इलास्टिक स्फीयर होता है। स्फीयर मतलब समझते हैं गोला। ठीक है, इसके अंदर जो निगेटिवली चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे वाटरमेलन मतलब समझते हैं, तरबूज समझते हैं ना, तरबूज में देखते होंगे तो बीज रहता है ना बीच में, जिस तरह से तरबूज में बीज रहता है उसी तरह से एटम के बीच में जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज के बीच में क्या होता है, फंसा होता है। चल देखिए ध्यान से, जैसा कि आप वाटरमेलन मतलब तरबूज समझते होंगे, तो जिस तरह से तरबूज में जो उसका बीज लगा होता है, ठीक है, अंदर में, उसी तरह से जो एटम होता है उसमें निगेटिवली चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक है, वो फंसा होता है किसके बीच में, पॉजिटिवली। यानी कि ये सब जो स्पेस आपको दिख रहा है पूरा, इस ये तो हो गया माइनस वाला, कौन सा, निगेटिवली चार्ज, जबकि ये जो बीच वाला सब जगह दिख रहा है आपको, ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो यही है जे थॉमसन मॉडल के अनुसार से था कि जिस तरीके से जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है एक इलास्टिक स्फीयर की तरह है, इलास्टिक स्फीयर की तरह है, और उसमें जो निगेटिवली चार्ज ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं आप, निगेटिवली चार्ज आयन जो है वो बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज, तरबूज में आप देखते होंगे कि जिस तरीके से बीज लगा होता है उसी तरीके से जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फंसा होता है किसके बीच में, पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में या पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए, क्योंकि जितना निगेटिव होता है किसी भी एटम के पास, जितना निगेटिव होता है उतना ही क्या होता है, ये उल्टा ना लिख, जितना निगेटिव होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस कारण से कोई भी एटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस होता और ना ही माइनस होता है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज जितना माइनस में उतना ही चार्ज किस में, प्लस में। और आप जानते होंगे कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से, तो जितना माइनस उतना ही प्लस, तब माइनस में जितना उतना ही प्लस, जब जोड़ दीजिएगा तो आंसर कितना बन जाएगा, जीरो। जीरो बन गया, इसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा इसका मतलब है कि ये क्या है, चार्जलेस है और न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। इस मॉडल में जे थॉमसन ने कहा कि जब हम किसी एटम पे अल्फ़ा पार्टिकल को स्केटर करते हैं, स्केटर मतलब बम्बार्ड करते हैं, उस पर भेजते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं किसको, अल्फ़ा पार्टिकल को, तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करता है। जब हम किसी एटम पे क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड मतलब उस पर भेजते हैं, तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है किसी स्मॉल एंगल से, और वो इस कारण से होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जबकि अल्फ़ा जो होता है उस पर भी कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है। ठीक है, वो हीलियम के बराबर होता है, आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्फ़ा पर जो होता है +2 चार्ज होता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिवली चार्ज तो दोनों प्लस वाला है, तो इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये रिपल्सिव। जब सेम चार्ज है इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण, रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण जो होता है वो सम अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है किसी स्मॉल एंगल से। ठीक है, जिसे बाद में
मतलब जो एक और वैज्ञानिक थे, ये जे थॉमसन का मॉडल है, ठीक है। आगे फिर रदरफोर्ड का पढ़ना होगा। जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम में पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, उस पर जब हम किसी एटम पे बॉम्बार्ड करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स मतलब सेम चार्ज होने के कारण रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसके कारण से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट मतलब अपना पाथ जो होता है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। जिसे बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है किसी अधिक एंगल से, मतलब उसका एंगल जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, उससे भी वो डिफ्लेक्ट होता है। और ये जो थॉमसन का मॉडल था, इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस के बाद, स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब लीनियर होता है या इस तरह का जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस होता है अलग अलग, उसके बारे में इस मॉडल में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन इसका नहीं था, जिसके कारण से इस मॉडल को बाद में क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट मतलब इसे माना नहीं गया। यही था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो है वो दिया गया है कब, 1904 में, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। और इसमें क्या था कि जो एटम होता है वो एक इलास्टिक स्फीयर, कोई भी जो एटम होता है वो क्या है, एक इलास्टिक स्फीयर है, उसका स्ट्रक्चर एक इलास्टिक स्फीयर की तरह। इलास्टिक मतलब जिसको या तो आप खींच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। उस तरह का एक स्फीयर है जिसमें जो निगेटिवली चार्ज आयन है या इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे वाटरमेलन यानी कि तरबूज में बिल्कुल बीच में जो बीज फंसा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज आयन फंसा होता है किसके बीच में, पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में, किस में, एटम में, ठीक है। जब उसी में आगे, क्योंकि निगेटिवली चार्ज जितना होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण जो होता है कोई भी एटम वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उस पर चार्ज जीरो है, ठीक। उसके बाद जे थॉमसन ने बताया कि जब हम किसी एटम पे बॉम्बार्ड करते हैं किसको, अल्फ़ा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करने का मतलब उस पर भेजते हैं, तो क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो एटम के अंदर है वो पॉजिटिवली चार्ज वाला आयन पर रहता है, इसके कारण से दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि सेम चार्ज है, एक दोनों पे प्लस वाला है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण से दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसके कारण से कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो किसी एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट मतलब अपना पाथ जो होता है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, अपने पाथ से वो हट के कोई और पाथ चुन लेता है, किसी और पाथ से गुजरने लगता है, ठीक है। ये लेकिन इसी मॉडल के बारे में बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने यह बताया कि जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो किसी अधिक एंगल से, मतलब कि जो उसका एंगल होता है वो इससे ज़्यादा होता है, ये स्मॉल एंगल बोले थे, जबकि उन्होंने बताया किसी मैक्सिमम एंगल से भी जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। जबकि इस मॉडल में यानी कि जे थॉमसन के मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनता है अलग अलग एटम का, उसके बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, यानी कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था, जिसके कारण बाद में इस मॉडल को जो है वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि इसे माना नहीं गया। चलिए अब आगे है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए ये एक एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिनका नाम गाइगर और मार्स्टन था,
उनके साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोला गया कौन सा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए बिल्कुल समझ जाएगा सीधे फिगर से। फिगर बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये कोई गोल्ड का फॉइल होता है, मतलब पतला सा तार होता है। थिकनेस 10⁻⁸ मीटर, यानी कि इसका जो थिकनेस होता है वो 10⁻⁸ मीटर होता है। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यानी कि ये सोर्स अल्फा पार्टिकल का ये ग्लास प्लेट होता है। अल्फा पार्टिकल का सोर्स करने का मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ओरिजिन होता है या बाहर की ओर निकलता है। इसके ठीक सामने एक कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा, जिंक सल्फाइड का एक कर्टन लगा होता है। ठीक है, कर्टन मतलब पर्दा। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या, जब इसमें से फिगर से बिल्कुल सब कुछ समझ जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर की ओर निकला। ठीक है, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक ना। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, निकलता है। ये गोल्ड फॉइल पे पहुँचता है, यानी कि ये जो तार लगा हुआ है जिसका मोटाई जो है वो कितना 10⁻⁸ मीटर, इस पे पहुँचता है। तो होता क्या है, जो होता है अधिकांश यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो होता है बिना डिफ्लेक्ट हुए मतलब जैसे आ रहा था बिल्कुल उसी तरह से पहुंच जाता है कहाँ पे, इस कर्टेन पे, यानी जिंक सल्फाइड का जो कर्टेन यानी कि पर्दा लगा होता है उस पे पहुंच जाता है, यानी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम जो होता है। ठीक है, उसके बाद सम अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स reach to the curtain without any deflection। ठीक है, some alpha particle deflected at a small angle। One in 8,000 alpha particle, 1 in 8,000 alpha particle deflected angle greater than 90 degree or equal to 180 degree and bounces back। चलिए बिल्कुल इस फिगर में सब कुछ है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, निकलता है। ये जो गोल्ड फॉइल लगा हुआ है इसमें से देखा ये जाता है एक एक्सपेरिमेंट में, जो पहला पॉइंट है ये कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, बिना डिफ्लेक्शन के पास करके जिंक सल्फाइड के कर्टेन पे पहुंच जाता है, यानी पर्दे पे पहुंच जाता है। ठीक, जो दूसरा होता है वो ये है कि सम अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है किसी स्मॉल एंगल से, मतलब जो अपना पाथ होता है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके यानी कि थोड़ा सा चेंज करके वो पहुँचता है कहाँ पे, कर्टेन पे। ठीक है, उसके बाद 8,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है, कितना में, 8,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक मतलब जैसे जिस पाथ पे जा रहा था उसी पे क्या होता है, वो लौट जाता है। तो लौटने के लिए क्या चाहिए, वो अगर इस तरह से जा रहा है तो अगर 90 बनाएगा तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, तो 90 से जब ग्रेटर बनेगा तभी ना ये बाउंस बैक करेगा, यानी कि उसका जो एंगल होता है वो 90 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है,
90, क्योंकि अगर इस तरह से चल रहा था तो 90 बनेगा तो या तो इस पे आएगा या ऊपर की ओर बनेगा तो ऊपर की ओर उस पे जाएगा। तो 90 से जब बड़ा होगा तभी नहीं पीछे की ओर मुड़ेगा। तो यही था जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें 4 पॉइंट है, जिसमें से पहला 3 हो तो यही फिगर वाला है कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो रीच कर जाता है कहाँ पे, कर्टेन पे। जिंक सल्फाइड का जो कर्टेन लगा हुआ है उस पर बिना डिफ्लेक्शन के, यानी कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कि वो अपना पाथ बिना चेंज किए हुए कर्टेन पे पहुँच जाता। दूसरा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल जो होता है वो स्मॉल एंगल से, यानी किसी छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट होकर कर्टेन पे पहुँचता है। और 8000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो बाउंस बैक करता है, या और उसके लिए जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 90 से ग्रेटर होना चाहिए। और 180 होगा तब तो इस पे जाएगा और इसी पे वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका कंक्लूज़न, इसका जो कंक्लूज़न है इसमें क्या हुआ, जो 3 था ना, 3 पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो रीच कर जाता है किस पे, कर्टेन पे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा ये है कि सम अल्फा पार्टिकल जो है किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर कर्टेन के पास पहुंचता है। और तीसरा ये है कि 8000 अल्फा पार्टिकल में 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 या उससे ग्रेटर एंगल बना के बाउंस बैक करता है, यानी कि जिस रास्ते पे जा रहा था उसी पे वापस लौट जाता है। ठीक है। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो इस जिंक सल्फाइड कर्टेन पे जो पहुंचता है अल्फा पार्टिकल, उसका जो नंबर होता है पर यूनिट एरिया पे वो इस तरह का होता है कि n जितना डिफ्लेक्शन है वो अगर थीटा है तो डायरेक्टली ये क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है sin 4 थीटा बाय 2 के। ये 4th पॉइंट है। यानी किसी भी टाइम पे जो कर्टेन पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पहुंचता है, डिफ्लेक्शन एंगल अगर उसका कितना थीटा है तो नंबर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है sin 4 थीटा बाय 2 के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए कंक्लूजन इसका क्या हुआ। ये तो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में 4 पॉइंट। सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पहुंच जाता है कहाँ पे, कर्टेन पे। दूसरा जो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल यानी सम अल्फा पार्टिकल जो होता है किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर पहुँचता है कर्टेन पे। और तीसरा ये था कि 8000 अल्फा पार्टिकल में 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो बाउंस बैक करता है और उसके लिए जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 से ग्रेटर होता है। और जो 4th है कि किसी टाइम पे यानी कि कहीं भी एट एनी टाइम जो कर्टेन पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रीच करता है उसके लिए अगर डिफ्लेक्शन एंगल कितना थीटा हो तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 थीटा बाई 2। ये हो गया। तो ये इसका क्या था, एक्सपेरिमेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या, चल देखिए। पहला तो है कि जब सब मतलब लगभग जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पहुंच रहा है तो बिना डिफ्लेक्शन के कैसे पहुंचे। अगर ये कोई एटम है तब अगर इसे सामने में कोई मिल जाएगा तब ये रुकेगा, जब तक नहीं मिलेगा सामने में तब तक ये क्या होगा, चलता ही जाएगा। कोई रोकने वाला मिलेगा तब ना बाउंस बैक करेगा या कहीं भी मुड़ेगा। अगर इसके बीच में कोई आ जाए तब ने यहाँ से ये ना जाके ये या तो ऊपर से चला जाए या पीछे मुड़ जाए या इस तरफ से कहीं से भी जाए। तो पहला था कि जो इसका कंक्लूजन है उसमें से पहला ये है कि जो अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो बिना डिफ्लेक्शन के रीच कर रहा है कर्टेन पे, इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, यानी कि वो खाली होता है। ठीक है, खाली होता है मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं रहता। इस कारण से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या होता है, पास कर जाता है कर्टेन पे। ठीक। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल। ठीक है, अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम का जो मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिवली चार्ज आर कंटेन्ड इन ए स्मॉल स्फीयर और अ स्मॉल पार्ट विच इज नोन एज न्यूक्लियस, यानी कि जिसको किसी भी एटम का एक छोटा सा भाग जिसमें उसका जो मास होता है वो और जो पॉजिटिवली चार्ज यानी पूरा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और जबकि अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उस पर भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इसके सामने अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो इस कारण से गुजर रहा था क्योंकि बीच का जगह जो है इसका क्या है, खाली, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है,
किसी डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ये इसके किनारे पे अगर आएगा, तो किनारे पे जब आएगा, समझिए इसको ध्यान से, चल देखिए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस मतलब प्लस वाला चार्ज इसमें आता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो पास कर गया, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है सम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट करता है किसी स्मॉल एंगल से। तो वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है ये किस चार्ज के साथ आ रहा है, प्लस चार्ज के साथ, और ये जो न्यूक्लियस है इसमें भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो जब इसके साइड पे आ जाएगा, इसके बिल्कुल किनारे पे, कॉर्नर पे आएगा, तो कॉर्नर अगर बीच में चला गया तब तो इसे लौटने के कोई मतलब होगा ही नहीं, कहीं पे ये डिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ नहीं सकता है, सीधे क्या है, एक ही ऑप्शन होगा उसके पास, पीछे मुड़ना पड़े। लेकिन अगर इसके कॉर्नर पे यहाँ पे आएगा, तो कॉर्नर पे आएगा तो ये अपना पाथ मतलब इस तरह का अगर समझिए आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ अगर आएगा तो यहाँ पे इसे डिफ्लेक्ट, इसमें जैसे ही टकराए, क्योंकि इसके पास भी प्लस है, न्यूक्लियस में भी प्लस है, और ये लेके भी कैसा आ रहा है, प्लस है। तो जैसे ही आएगा तो ये क्या होता है, किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस था पहले से और यहाँ भी प्लस है, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगने लगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तीसरा जो था कि जो एंगल बनाता है 90 और 180, मतलब 90 से ग्रेटर जो होता है वो कब होगा, जब इसके बिल्कुल सामने चलाएगा। इसके सामने जैसे ही चलाएगा तो इसके सामने आएगा, तो ये बताइए किनारे से जब आ रहा था तब तो ये मुड़ के यहाँ से बगल से निकल सकता है, लेकिन जब बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा तो ये बताइए इसके पास होगा कि ये ऊपर से चला जाए या नीचे से। इसी कारण से यानी कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसके सामने चला जाता है, किसके, न्यूक्लियस के सामने, वो उसी पे बाउंस बैक कर जाता है। बाउंस बैक मतलब डिफ्लेक्ट होकर फिर पीछे की ओर उसी रास्ते पे लौट जाता है। यही है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो 4 पॉइंट था वो ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के कर्टेन पे पहुंच जाता है। सम अल्फा पार्टिकल किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर कर्टेन पे पहुंचता है। तीसरा ये था कि 8000 अल्फा पार्टिकल में जो होता है वो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 या उससे अधिक का एंगल बना के क्या होता है, बाउंस बैक करता है। और फोर्थ जो पॉइंट था वो ये था कि किसी भी समय यानी एट एनी टाइम जो कर्टेन पे रीच करता है अल्फा पार्टिकल का नंबर, वो अगर उसके लिए डिफ्लेक्शन कितना है, थीटा है, तो यानी थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन 4 थीटा/2। ये एक्सपेरिमेंट था। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो अगर निकल रहा है बिना डिफ्लेक्शन के, इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब खाली रहता है, यानी कि जिसे भरा हुआ नहीं रह सकता, ठीक है। दूसरा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो किसी स्मॉल एंगल से या क्योंकि न्यूक्लियस इसके अंदर, न्यूक्लियस जो होता है मोस्ट ऑफ द मास और पॉजिटिवली चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो अल्फा के पास भी प्लस वाला चार्ज है और इसके अंदर भी प्लस वाला, तो दोनों के बीच में कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जब इसके कॉर्नर से कोई आता है अल्फा, जब आ रहा है अल्फा पार्टिकल तो पूरे पेन आएगा, तो जो इसके सामने आ गया, ठीक है, वो जो इसके कॉर्नर पे आ गया, और जो इसके बाहर से, बाहर वाला तो सीधे चला जाता है, जो कॉर्नर पे है वो थोड़ा सा अपने मतलब डिफ्लेक्ट करता है अपने एंगल को और वो पहुंचता है कर्टेन पे, जबकि जो बीचों बीच बिल्कुल चला जाता है उसके पास कोई डिफ्लेक्शन का है ही नहीं, सीधे वो जाता है। और क्योंकि सामना सामने मतलब सीधे चला जाता है न्यूक्लियस के, उसी कारण से उसे वापस क्या होता है, लौटना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, आगे अगले दिन देखते हैं।